नमस्कार दोस्तों, जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा होने वाली है, तो आइए आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 के इतिहास विषय के हल प्रश्न पत्र पर विचार करेंगे। तो आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न जो 2015 के इतिहास परीक्षा में पूछा गया था वह कूट वाला प्रश्न था और पहला प्रश्न था कालक्रम से लगाइए। इसमें कालक्रम से लगाना था कि किस प्रकार से, जैसे दिया है लौह युग, कांस्य युग, तीसरा आपका दिया हुआ है पूर्व पाषाण युग और चौथा नवपाषाण युग, यानी जो युगों को दिया हुआ है इसको कालक्रम से लगाना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह यहाँ आप देखने का प्रयास करें कि सबसे पहला जो होगा यहाँ पे यह आपका पूर्व पाषाण युग होगा, यानी कि तीसरा। आइए ऑप्शन में देखते हैं तीसरा किसमें है। तो तीसरा आपका बी और डी में है, तो तीसरा हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर पे जो आता है तो पूर्व पाषाण युग के बाद आपका जो आता है वह आता है नवपाषाण युग। जैसे आप जानते हैं कि जो कालक्रम है पाषाण काल, उसके बाद से आपका मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल आता है, उसके बाद आपका कांस्य युग आता है, फिर लौह युग आता है। तो इस आधार पे यदि हम लोग देखें तो इस पे विचार करें तो जो सही आंसर इसका बन रहा है वह बन रहा है ऑप्शन डी 3, 4, 2, 1, यानी कि आपका सबसे पहले हो गया पूर्व पाषाण युग, फिर नवपाषाण युग, फिर कांस्य युग और लास्ट में लौह युग। यानी मानव को लौह की जानकारी सबसे बाद में हुई और मानव द्वारा प्रयुक्त धातु जो था वह कांसा था। इस तरह से अगर देखा जाए हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युग में रखा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। तो यहाँ पे जो इसका व्याख्या दिया हुआ है, उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण कालीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला काल पूर्व पाषाण काल तथा दूसरा व तीसरा काल क्रमशः मध्य पूरा पाषाण काल तथा उच्च पूरा पाषाण काल है। नवपाषाण युग के उपरांत कांस्य युग आता है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जबकि भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। तो इसे व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए प्रश्न संख्या दूसरे पर विचार करते हैं। जो प्रश्न संख्या दूसरा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध है, ऑप्शन आपके समक्ष हैं, आप लोग सही उत्तर का चयन करें। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी भीमबेटका। और जो है बाघ, अजंता, अमरावती की जो बातें हैं, तो अजंता एवं बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला जो है वह ऐतिहासिक कालीन है और मौर्य काल के बाद की है, जबकि अमरावती जो है यह अपने स्तूप स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंग कालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। आइए इसकी व्याख्या तो यही दिया हुआ है। आइए अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। प्रश्न संख्या जो है वह तीसरा दिया हुआ है, निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यानी कि जो हड़प्पा स्थलों में मजदूरों के रहने के लिए कर्मकारों के जो आवास की बात हुई है, जो मकान के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वह आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। आपका प्रैक्टिस भी इसी के बहाने होता जाएगा। आंसर तो मैं इसीलिए हाइड किए हुए हैं, उसके बाद आपको आंसर बताया जा रहा है, या आप अपना अभ्यास भी कर लें, प्रैक्टिस सेट का भी काम करेगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा के जो अवशेषों में
जो मिले हैं उसमें दुर्ग मिला है, रक्षा प्राचीर मिला है, निवास गृह मिला है, और जो निवास गृह है वह श्रमिक वर्ग के लिए लगता है। इस प्रकार से है, तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो के समान विशाल भवनों के अवशेष नहीं मिले हैं, जबकि आप जानते हैं मोहनजोदड़ो में विशाल भवन मिले हैं, अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है। इसी प्रकार से आप आगे आइए, अगले प्रश्न की तरफ विचार करते हैं। प्रश्न संख्या जो 4 है वह दिया हुआ है, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। 4 ऑप्शन है, सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, कालीबंगा। आइए इस पे देखें, लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य केवल कालीबंगा से ही मिलता है, और इसके अतिरिक्त जो कालीबंगा से ही बेलनाकार तंदूर, अलंकृत ईंट, तांबे की बनी चूड़ियाँ, पत्थर के सिलबट्टे, जूते हुए खेत और मिट्टी के खिलौना गाड़ी के पहिए आदि प्राप्त हुए हैं, और कालीबंगा से यज्ञ वेदियाँ भी मिली हैं। आप इसे तैयार रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 है, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है। सही उत्तर का आप चयन करें। उत्तर तो इसका हाइड नहीं हो रहा, इस प्रकार से PDF बना है, तो इसका सही उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में किया। यहाँ प्राप्त मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित किया गया है, तो आप इसे तैयार करें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्याख्या को आप लोग देख ही लिए। प्रश्न संख्या 6 है। इसमें दिया हुआ है, किस हड़प्पा स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो इसका भी आंसर आप जो मुद्रा पर एक योगी की मूर्ति जो प्राप्त हुई है वह भी है आपका ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। तो आप इसे देख लें, समझ लें, तैयार कर लें। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 जो है, निम्नलिखित में कौन सी धातु लोथल से विवृत नहीं है, कि इसमें से कौन सी धातु जो कि लोथल से नहीं मिली है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप बताएं, प्रैक्टिस करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोना नहीं मिला है, जबकि सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सागरवाला गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। लोथल से सोना धातु के बारे में जानकारी का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, जबकि शेष अन्य धातुओं की प्राप्ति लोथल से हुई है। और जो लोथल है यह हड़प्पा कालीन सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह है। आइए अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 8 जो है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है। इसमें है आपका ऑप्शन समक्ष आपके प्रस्तुत है, संहिताएं, स्मृतियाँ, आरण्यक, उपनिषद। तो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पे आपको भ्रमित करने वाला प्रश्न है। संहिताएं ये हैं वैदिक काल से, आरण्यक है, उपनिषद है, स्मृतियों को नहीं माना जाता है कि ये वैदिक कालीन है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्मृतियाँ। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है, याद रखिएगा। श्रुति का शाब्दिक अर्थ सुना हुआ। संहिताएं, आरण्यक, उपनिषद तथा ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य में शामिल हैं, जबकि स्मृतियों की रचना शूद्र काल में हुई है।
इसलिए आप सही आंसर का पहचान कर लीजिए। और संहिताएं, श्रुति, आरण्यक, उपनिषद तथा ब्राह्मण ग्रंथ की बात आएगी तो इसे वैदिक साहित्य में शामिल किया जाएगा। तो आप इसे तैयार कर लें। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, पुरुष सूक्त भाग है। सही ऑप्शन का आप चयन करें। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है चारों ऑप्शन। तो पुरुष सूक्त, यह आपको पता भी होगा, बहुत आसान प्रश्न है। पुरुष सूक्त भाग है ऋग्वेद का। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद का। क्योंकि जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल हैं और 10वां मंडल जो है वह पुरुष सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। और इसमें ही प्रथम बार इसी ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों के उत्पत्ति का उल्लेख है। तो आइए अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किसमें सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन आपके समक्ष प्रस्तुत है, आप सही उत्तर चयन करें। तो जो सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियों का जिक्र सभा एवं समिति के रूप में हुआ है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लें। अथर्ववेद में ही राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा, यानी इसका रचयिता अथर्वा ऋषि हैं। और अथर्ववेद में मगध और अंग महाजनपद का उल्लेख सुदूरवर्ती प्रदेश के रूप में किया गया है। तो आप यहाँ से इन तथ्यों को याद करिए। सभा व समिति पूछ चुका है। तो परीक्षित को मृत्युलोक का देवता किस वेद में बताया गया है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। अथर्ववेद में। इसका नाम अथर्ववेद क्यों पड़ा? तो अथर्वा ऋषि के कारण। और मगध और अंग का उल्लेख किस वेद में है? तो यह है अथर्ववेद में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है 11 दिया हुआ है, जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैसा कि आप जानते हैं जैन में जो होते हैं वहाँ के उसके जो होते हैं साधु महात्मा, उनको तीर्थंकर कहते हैं। तो इसमें जो 23वें थे, आप सही उत्तर का चयन करें। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और इनका संबंध काशी से था। काशी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन था जो काशी के राजा थे। और इनसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था और ये 4 शिक्षाएं इनकी थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा अपरिग्रह। और अगर पूछे जैन विश्वास के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो वह थे ऋषभदेव। और अंतिम तीर्थंकर कौन थे 24वें, जो सबसे प्रसिद्ध हैं, वह थे महावीर। तो आप इसे तैयार रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 जो है, आइए उस पर बात करें। बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण है समुद्र गुप्त के सिक्कों पर, हर्ष के सिक्कों पर, कनिष्क के सिक्कों पर और ऑप्शन डी है स्कंद गुप्त के सिक्कों पर। सही उत्तर का आप चयन करें। इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन सी, कनिष्क फर्स्ट के सिक्कों पर। आइए कुछ इसके व्याख्या पर विचार करें। कुषाण शासक कनिष्क फर्स्ट के सिक्कों पर बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण है, जबकि कुषाण शासकों में बिम कडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। तो आपसे प्रश्न यह बन सकता है कि किस कुषाण वंशीय शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? तो वह था बिम कडफिसेस। तो आप तैयार रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म हुआ था। सही उत्तर का चयन आप करें। चारों ऑप्शन आपके समक्ष है। सही उत्तर का जो चयन है वह है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में।
प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था और यह माना जाता है कि स्थूलभद्र के ही प्रभाव में आकर चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें जैन धर्म में दीक्षित किया था और उसी के आधार पर वह अपने शासन काल में जब चंद्रगुप्त मौर्य के 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा तो वह भद्रबाहु के साथ अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके कारण जैन मत श्वेतांबर तथा दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। तो इस प्रकार आप इसे तैयार रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, आम्रपाली पुत्री थी वैशाली के मुखिया की, वैशाली के महान वैद्य की, वैशाली के एक धनाढ्य नागरिक की, वैशाली के एक कवि की। सही उत्तर का आप चयन करें। सही उत्तर है ऑप्शन ए, वैशाली के एक मुखिया की। आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के वज्र संघ, कौन संघ? वज्र संघ की इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी राज नृत्यांगना थी। यह वैशाली के एक मुखिया की पुत्री थी। तो आप इसे तैयार करिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान कुसुमपुर से की जाती है? यानी कि किसका नाम कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। उदयन ने अपने शासनकाल के दौरान गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। उसने राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर ली थी और पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम पटना है। आप इसे तैयार रखिएगा। और पाटली नामक ग्राम की स्थापना उदयन ने किया था और इसे कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? यह प्रश्न महाजनपद काल से है। तो जो वत्स जनपद की राजधानी थी, आप लोग सही उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कौशाम्बी की जो राजधानी थी वह वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। और आइए इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें। वत्स जनपद में आधुनिक प्रयागराज व बाधा का क्षेत्र था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासक था। यहाँ का शासक उदयन था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है, देख लीजिए। भाष्य के अनुसार उदयन का विवाह मगध के राजा दर्शक की बहन अजातशत्रु की पुत्री पद्मावती के साथ भी हुआ था। उदयन को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उदयन को बौद्ध धर्म में बौद्ध मत में किसने दीक्षित किया? तो बौद्ध भिक्षु पिंडोला। आप इसे तैयार रखिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या, इसमें एक तथ्य और दिया हुआ है, 16 महाजनपदों में असमक ही ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। यानी कि 16 महाजनपदों में अधिकतर उत्तर भारत में पाए गए हैं। प्रश्न संख्या 17 को देखें, निम्नलिखित में से किस गणिका का राजगृह में गणिकाभिषेक हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे तैयार करिए। सही उत्तर का आप चयन करें। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, साल्वती। साल्वती गणिका नगर वधु का राजगृह में गणिकाभिषेक हुआ था। जीवक साल्वती के पुत्र थे। आप इसे तैयार रखिएगा। जीवक किसके पुत्र थे? तो साल्वती के पुत्र थे। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 18 है, किसका विदेशी वृत्तांत मौर्य काल की जानकारी देता है? बहुत ही इजी प्रश्न है। आप सही उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेगस्थनीज। जैसा कि आप जानते हैं मेगस्थनीज
सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच रहा। उसके ग्रंथ इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती हैं। तो आप यह ध्यान रखिएगा कि मेगास्थनीज अगर प्रश्न पूछ दे मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का था, जो कि सिकंदर का एक मंत्री था। और यह पूछ दे कि उसके ग्रंथ का नाम क्या था, तो उसके ग्रंथ का नाम है इंडिका। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था? सही उत्तर का आप चयन करें। चारों ऑप्शन आपके सम्मुख है। इसका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन बी, पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था। अशोक के समय तुषास्प था और सुदर्शन झील गिरनार गुजरात में स्थित है। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उसके राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था। तो आप इसे तैयार रखिएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, बुद्ध धम्म एवं संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में है? सही उत्तर का आप चयन करें। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, भाब्रू लघु शिलालेख। भाब्रू का एक और नाम है जिसे वैराट के नाम से जानते हैं, यानी आप तैयार रखिएगा। भाब्रू या वैराट अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी भी मिलता है। इसी अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है। तो आप सभी को पता होगा। सही उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिलालेख 13वें से। आइए इसके व्याख्या पर विचार करें। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख ने इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा का अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। तो इसका सही उत्तर शिलालेख 13वें से। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। मौर्य शासक बिंदुसार अथवा जिसे इतिहासकारों ने अमित्रघात की संज्ञा दिया है, वह आजीवक संप्रदाय का पोषक था। दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है कि उसके दरबार में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी निवास करता था तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। अशोक ने बराबर की पहाड़ी बिहार में अपने राज्याभिषेक के 12वें और 19वें वर्ष क्रमशः 2 गुफाओं सुदामा गुफा और कर्ण चौपार गुफा आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। और अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में अशोक ने एक अन्य गुफा विश्व झोपड़ा या विश्व झोपड़ी गुफा का निर्माण आजीविकों के लिए करवाया। तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो 23 है, अशोक ने अपने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। इसका उल्लेख उसके किस शिलालेख में मिलता है? सही उत्तर का आप चयन करें। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी, शिलालेख 13वें में। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यमन
राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें एंटियोकस सेकेंड, थियोस सीरिया का शासक, तुर्मय या तुर्माय टालमी सेकेंड, फिलाडेल्फस मिस्र का राजा, अंतकिनी या एनिकिनी, एंटीगोनस गोनातास मेसिडोनिया या मकदूनिया का राजा, मकमास या मेगारस साइरीन का शासक, अलेक्सुंदर अलेक्जेंडर एपाइरस या एपिरस का राजा। तो इन 5 जो शासकों का नाम है उसे आप तैयार रखिएगा। इसकी व्याख्या में दिया हुआ है जो आपके सामने है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले लें और इसे आप तैयार कर लें, क्योंकि नाम इनके बड़े कठिन हैं, इसलिए थोड़ा याद करने में समस्या होती है, उच्चारण करने में भी आपको दिक्कत होती है। तो हम लोगों को सबको दिक्कत होती है। लोग कहें कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मनमानी है, तो आप इसे देख लें, इसका स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर लें। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 24वें, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ स्थित था? सारनाथ, रामपुरवा, संकिसा, रांची। सही उत्तर का आप चयन करें। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, रामपुरवा। इसका आइए व्याख्या देखें। बिहार के चंपारण जिले में रामपुरवा से अशोक के 2 स्तंभ प्राप्त हुए हैं, जिनके शीर्ष पर सिंह और वृषभ की मूर्तियां निर्मित हैं। तो यहाँ वृषभ पूछा है तो रामपुरवा है, अगर सिंह पूछता तो सारनाथ होता। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, सांची के स्तूप के निर्माता थे? सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अशोक। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। तो इसे आप तैयार रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्याख्या दिया हुआ है यहाँ पर। अगला प्रश्न नंबर 26 है, विम कड़फिसस के सिक्कों पर किस हिंदू देवता का अंकन किया गया है? सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिव। विम कड़फिसस ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। इसके सिक्कों पर शिव, त्रिशूल तथा नंदी की आकृतियों का अंकन मिलता है। इसने माहेश्वर नामक उपाधि भी धारण किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है माहेश्वर नामक उपाधि किसने धारण किया था? तो वह किया था विम कड़फिसस। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 जो है, गौतमी पुत्र सतकर्णी के राज चिन्ह से युक्त मुद्राओं वाला शक शासक था। सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नहपान। नहपान क्षहरात वंश का शासक था, ने लगभग 119 से 125 ईस्वी तक राज्य किया। वह सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र सतकर्णी द्वारा पराजित हुआ और मार डाला गया। जोगल थम्बी से प्राप्त नहपान के बहुसंख्यक सिक्के गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा पुनर्रंकित किए गए हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि गौतमी पुत्र ने नहपान के जोगल थम्बी स्थित कोषागार पर अधिकार कर लिया। आप इसके व्याख्या पर ध्यान दें, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लें, तैयार कर लें। आपसे किसी भी हालत में आगे परीक्षा जीआईसी या हायर का जो है आप सिलेक्शन लें, आप एकदम तैयार रखें, अपने आप को एकदम 100% सिक्योर कर लें। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, गुप्त काल के निम्नलिखित में से किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए हैं? सही उत्तर का आप चयन करें। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी नचना कुठार मंदिर। नचना कुठार मंदिर, तो आप इसकी व्याख्या को देखें। गुप्त काल में मंदिर नचना कुठार में शिव पार्वती मंदिर के साथ साथ ऐसे भी मंदिर हैं जिसमें संगीत वाद्यों के साथ मूर्तियां उकेरी गई हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है 29 है। कांचगुप्त की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य क्या है? आप सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रयाग प्रशस्ति के आरंभ में 8 श्लोक प्राप्त होते हैं, जिनमें कुछ खंडित अवस्था में हैं। चतुर्थ श्लोक में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चुने जाने का विवरण सुरक्षित है। समुद्रगुप्त के अन्य भाइयों ने उसके निर्वाचन का विरोध किया तथा समुद्रगुप्त को उनके साथ उत्तराधिकार का एक युद्ध लड़ना पड़ा। इस विद्रोह का नेतृत्व कांच नामक उसके भाई ने किया था। कांच नामधारी कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं। इनके मुख भाग पर राजा की आकृति तथा मुद्रालेख। कांच पृथ्वी को जीतकर उत्तम कर्मों द्वारा स्वर्ग को जीतता है, उत्कीर्ण है तथा पृष्ठभाग पर सर्वरा जो छेता विरुद्ध अंकित है। तो आप इसे तैयार रखें, व्याख्या पर विशेष ध्यान दें। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? सही उत्तर का आप चयन करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी। वत्स भट्ट। वत्स भट्ट। मंदसौर, आइए इसके व्याख्या पर ध्यान दें। मंदसौर प्राचीन मालवा में स्थित था, जिसका एक नाम दसपुर भी मिलता है। यहाँ से भी क्वेश्चन, मंदसौर प्राचीन मालवा में स्थित था और मालवा का एक नाम, मंदसौर का एक नाम दसपुर भी मिलता है। यहाँ से प्राप्त कुमार गुप्त के लेख में विक्रम संवत 529 473 ईस्वी की तिथि दी गई है। यह लेख प्रशस्ति के रूप में है, जिसकी रचना वत्स भट्ट ने की थी। वह संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का वर्णन मिलता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? सही उत्तर का आप चयन करें। सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। आइए व्याख्या पर विचार करें। भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश में जो स्थित है, में पुष्यमित्रों और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। हुण मध्य एशिया में निवास करने वाली एक बर्बर जात थी, जिसका प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ, जिसमें हुण पराजित हुए। यूएन राय के अनुसार इसका नेता खुशनेवाज था, जिसने ईरान के ससानी शासकों को दबाने के बाद भारत पर आक्रमण किया होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 है। निम्नलिखित साम्राज्यिक गुप्त नरेशों में से सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं किसने जारी की थी? सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त सेकंड। आइए इसकी व्याख्या पर विचार करते हैं। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य था। इस सिक्के को रूपयक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को अंकित करवाया। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 है। राजा हर्ष की पराजय का संदर्भ किस अभिलेख में मिलता है? सही उत्तर का आप चयन करें। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऐहोल। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशिन सेकंड भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था।
ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध असंभावी हो गया। फलतः नर्मदा के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशिन सेकंड की ऐहोल प्रशस्ति एवं ह्वेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख का रचनाकार था। सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रविकीर्ति। कर्नाटक के बीजापुर में स्थित ऐहोल से चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का 634 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसकी रचना रविकीर्ति ने की थी। इसमें पुलकेशिन सेकंड द्वारा हर्ष की पराजय का उल्लेख है। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। ह्वेनसांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में इसका उल्लेख किया है। ऐहोल लेख के रचनाकार रविकीर्ति हैं। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं अगले तथ्य को। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा मंगलेश तथा उसके समर्थकों की हत्या कर चालुक्य वंश की गद्दी पर बैठा था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 है। निम्नलिखित में से किस महाकवि ने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या माना है? सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की है। बाणभट्ट ने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या माना है। मेघातिथि ने भी सती का विरोध किया है। सही उत्तर आप देख लिए। आप यहाँ से जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं उन्हें देख लिए कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो हर्ष के। यहाँ से प्रश्न बन सकता है बाणभट्ट हर्ष के दरबारी थे। और हर्षचरित और कादंबरी की रचना किसने की, तो बाणभट्ट ने। सती प्रथा का विरोध कौन किया, तो बाणभट्ट और मेघातिथि ने। तो यहाँ से सब प्रश्न तैयार रखिएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या है आपका 36। बाणभट्ट ने किसे हूण हरिण केसरी कहा है? तो इसका सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रभाकर वर्धन को। बाणभट्ट ने प्रभाकर वर्धन को, जो कि एक शक्तिशाली राजा था, उसकी उपलब्धियों का विवरण बाणभट्ट के हर्षचरित में इस प्रकार प्राप्त होता है। वह हूण रूपी हरिण के लिए सिंह, सिंधु देश के राजा के लिए ज्वर। बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या है, आप तैयार रखिएगा कि वह जो था हूण रूपी हरिण के लिए सिंह था और सिंधु देश के राजा के लिए वह ज्वर था और गुर्जर के लिए चैन से न सोने देने वाला था और गद्धार राज रूपी मस्त हाथी के लिए जलता हुआ बुखार, लाट देश की चालाकी का अंत करने वाला और मालवा देश रूपी देश की लक्ष्मी रूपी लता को काट देने वाली कुठार के समान था। प्रभाकर वर्धन का एक अन्य नाम प्रतापशील भी है, तो आप इसे देख लीजिएगा। प्रतापशील किसका एक अन्य नाम था, तो प्रभाकर वर्धन का, जो दूर दूर तक विख्यात था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 है। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश ग्राम स्वशासन पद्धति के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर का आप चयन करें। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, चोल। चोल प्रशासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी स्थानीय शासन अथवा स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन थी। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की ग्राम सभाओं के उल्लेख मिलते हैं, उर, सभा या महासभा तथा नगरम। इसमें से नगरम व्यापारिक नगरों तक ही सीमित थी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है। वलंजियर तथा
मणिग्रामम व्यापारिक संगठन थे चोल काल में। महासभा अपना कार्य मुख्य रूप से समितियों के माध्यम से करती थी, जिसे वरियम कहा जाता था। उद्यान समिति को तोट्टवारियम तथा स्वर्ण समिति को पोनवारियम कहा जाता था। इसे तैयार रखिएगा कि वलंजियर तथा मणिग्रामम व्यापारिक संगठन थे। महासभा अपना कार्य मुख्य रूप से समितियों के माध्यम से करती थी, जिसे वारियम कहा जाता था, और उद्यान समिति को तोट्टवारियम और स्वर्ण समिति को पोनवारियम कहा जाता था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 है। रामायण मंजरी लिखी गई राजशेखर द्वारा, क्षेमेंद्र द्वारा, भोज द्वारा, सोमदेव द्वारा। सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्षेमेंद्र द्वारा। रामायण मंजरी के लेखक क्षेमेंद्र हैं। उनकी अन्य रचनाओं में जो महत्वपूर्ण है आप तैयार रखिए, भारत मंजरी तथा दशावतार चरित्र शामिल है। आइए अगले प्रश्न को तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 है। निरालंबा सरस्वती अब निराश्रय हो गई, पर एक कवि की शोकाभिव्यक्ति किसकी मृत्यु पर की गई? सही उत्तर का आप चयन करें। सही उत्तर है ऑप्शन बी, भोज परमार। राजा भोज परमार शासक था। परमारों का पहले शासन केंद्र उज्जैन था। तत्पश्चात राजधानी धारा स्थानांतरित कर दी गई। राजा भोज की मृत्यु के पश्चात विद्वानों ने धारा नगरी के बारे में कहा है, अब धरा निराधरा, निरालंबा सरस्वती, पंडिता खंडिता, सर्वे भोज राजे दिवंगते। अर्थात राजा भोज के मृत्यु के बाद धरा अब निधरा हो गई, निराधरा हो गई, जल नहीं रहा। निरालंबा सरस्वती यानी कि सरस्वती जो है वह क्या हो गई, तो निराश्रय हो गई। और पंडित खंडिता यानी पंडित्य का अंत हो गया, खंड हो गया। सर्वे भोज राजा दिग्वते, जैसे कि राजा भोज के दिवंगत होते ही राजा भोज द्वारा वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है समरांगण सूत्र है। इसे आप तैयार रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 है। गोविंद चंद्र गढ़वाल के मंत्री लक्ष्मीधर ने किस ग्रंथ की रचना की थी? सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृत्यकल्पतरु। कृत्यकल्पतरु की रचना किसने की थी? तो लक्ष्मीधर ने। लक्ष्मीधर किसके मंत्री थे? तो गोविंद चंद्र गढ़वाल के थे। आइए व्याख्या को देखते हैं। गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। इसमें 14 अध्याय हैं। प्रत्येक को कल्पतरु कहा गया है। इसका राजधर्म कल्पतरु तथा व्यवहारिक कल्पतरु क्रमशः राजनीति एवं विधि से संबंधित है। लक्ष्मीधर को मंत्र महिमा का आश्चर्य कहा गया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। गिरनार शिलालेख, नासिक शिलालेख, इलाहाबाद स्तंभलेख, भीतरी स्तंभलेख, पुलुमावी, रुद्रदामन, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो इसका जो सही उत्तर, यह प्रश्न जो था विवादों में था। सबसे बड़ी समस्या है आयोग मनमानी करता है, बदमाशी करता है आयोग। तो इसका सम्मेलन जो सही प्रकार से है आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूँ, देख लीजिए। गिरनार शिलालेख रुद्रदामन फर्स्ट का है, नासिक शिलालेख पुलुमावी का है, इलाहाबाद स्तंभलेख समुद्रगुप्त का है, भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त का है। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जो इसमें दिया हुआ है, जो ABCD का जो दिया हुआ है, इसमें सही ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो आयोग इस पे गलती किया था। तो आप इसे सही मिलान देख लीजिएगा। गिरनार जो है रुद्रदामन का है फर्स्ट का,
नासिक शिलालेख पुलमावी का है। इलाहाबाद स्तंभलेख समुद्रगुप्त का है। भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त का है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 42 है। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर है ऑप्शन सी, कश्मीर के इतिहास का। यह कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक है और यह कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हड़कृत राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने राजा जयसिंह 1127 से 1159 तक जिसके शासनकाल में की थी। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा संरक्षित दो विद्वानों जोन राज व उनके शिष्य श्रीवर ने कल्हड़ की राजतरंगिणी का आगे विस्तार किया और जैनुल आबदीन को द्वितीय अकबर के नाम से भी जाना जाता है, कश्मीर के अकबर के नाम से। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही सूचियों का सम्मिलन करना था। प्रश्न आया हुआ था, तो आइए इसके सही उत्तर को देखें। टाइम अधिक हो जा रहा है, तो आइए इसका सही मिलान आपके सामने दिया हुआ है। सही मिलान जो है, नौशांक चरित का पद्मगुप्त हैं रचनाकार। गौडवाहो वाक्यपतिराज राजतरंगिणी अभी ऊपर पढ़े हैं। कल्हड़ विक्रमांक देव चरित बिल्हड़। तो यहाँ आप याद रख लीजिएगा, सही मिलान इस प्रकार से है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 है। मुरुज ल जहाब का लेखक कौन था? सही उत्तर का आप चयन करें। मुरुज ल जहाब का जो लेखक था वह था अल मसूदी। मुरुज ल जहाब के लेखक अल मसूदी थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 45 है। निम्नलिखित में से कौन मुइजुद्दीन गौरी के विरुद्ध चंदावर के युद्ध में मारा गया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयचंद। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान में फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 है। उस विद्वान का क्या नाम था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? तो सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलबरूनी। अलबरूनी से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला था। इसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। गजनी के साथ भारत आया था। वह खगोलवेत्ता था। विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषध विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र का जानकार था और उसने भारतीय सांस्कृतिक रचनाओं ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा वराहमिहिर की रचनाओं का विशेष रूप से उल्लेखनीय अध्ययन किया था। उसने जगह जगह भगवत पुराण, भगवत गीता, विष्णु पुराण, वायु पुराण को उद्धृत किया है और उसकी पुस्तक का नाम है तहकीक-ए-हिंद और इसका सर्वप्रथम अरबी में इस ग्रंथ का अनुवाद सचाऊ ने अरबी से अंग्रेजी में किया और हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। इसका एक नाम और मिलता है। तहकीक-ए-हिंद का नया नाम है मिन मकाला। मिन मकाला, इसे आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिन मकाला, तहकीक-हिंद का एक नाम है मिन मकाला। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 47 है। निम्नलिखित भारतीय राजाओं में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो सही उत्तर का आप चयन करें। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित किया था। 1178 ईस्वी में गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। गोरी को पराजित करने वाला वह प्रथम भारतीय शासक था। तो आप इसे तैयार रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 48 दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसने अपनी दानशीलता के लिए
बख्श की पदवी प्राप्त की थी? सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि जिसे लाख बख्श, लाखों को देने वाला के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि यानी ऐबक की एक उपाधि कुरान ख्वां भी है। आप इसे तैयार रख लीजिएगा। और इसके दरबार में प्रमुख जो विद्वान थे वे हसन निजामी थे। हसन निजामी और फ़क्र मुदव्विर। हसन निजामी की पुस्तक का नाम है ताजुल मासीर। क्या नाम है? ताजुल मासीर। आप इसे तैयार रख लीजिएगा। इसका नाम है ताजुल मासीर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फ़क्र मुदव्विर का जो पुस्तक यहाँ आगे दिया हुआ है कि हसन निजामी का ताजुल मासीर और फ़क्र मुदव्विर की पुस्तक है तारीख़ ए मुबारक शाही। और ऐबक ने कुतुब इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन की झोपड़ा का निर्माण कराया था और ये कुतुब मीनार का कार्य प्रारंभ किया जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे तैयार कर लें। प्रश्न संख्या 49 है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी? सही उत्तर का आप चयन करें। सही उत्तर है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ऐबक का दास था। वह प्रथम इलबारी तुर्क शासक था जिसने सुल्तान के पद को धारण किया और स्वीकृत गौर के किसी शासक से नहीं बल्कि 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा का नाम याद रखिएगा, अल मुंतसिर बिल्लाह से प्राप्त की थी। और 1226 ईस्वी में बंगाल के शासक गयासुद्दीन को हराकर लखनौती का पुराना नाम बंगाल था, ये भी याद रखिएगा। 1226 में दिल्ली सल्तनत का एक सुइक्ता बन गया। अब आप अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 50 है। सुल्तान इल्तुतमिश के शासन काल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहननी पड़ती थी। तो इसका सही उत्तर आप बताएं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाल पोशाक। सुल्तान इल्तुतमिश के काल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल पोशाक, याद रखिएगा, इसका लाल पोशाक धारण करना पड़ता है। खुद उसकी पुत्री रजिया ने उत्तराधिकार के विषय में लाल कपड़े धारण कर अपने महल के ऊपर आई और दिल्ली की आम जनता के बीच न्याय के लिए गुहार लगाई थी और जनता ने उसे दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया। वह प्रथम महिला सुल्तान भी थी जो दिल्ली के सिंहासन को सुशोभित किया। प्रश्न संख्या आपका 51 है। तबकाते नासरी किसने लिखी है? सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिन्हाजुस सिराज की पुस्तक है तबकाते नासरी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसकी व्याख्या आप देख लीजिए। तबकाते नासरी मिन्हाजुस सिराज की है, किस भाषा में है, ये महत्वपूर्ण है। इस समय जो प्रश्न का पैटर्न है वह भाषाओं से भी पूछा जा रहा है। तो किस भाषा में लिखा गया है? तो तबकाते नासरी जो है फारसी भाषा में लिखा गया है, इसलिए इसे आप तैयार रखिएगा। और ये किसे समर्पित है तबकाते नासरी? तो यह जो है यह नासिरुद्दीन महमूद किसका लड़का है? तो ये बलबन का। नासिरुद्दीन महमूद जो है यह नासिरुद्दीन महमूद। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? तो सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण को लागू किया था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और अस्थायी सेना रखी तथा उसे नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। उस सेना का व्यय बहुत अधिक था। बरनी के अनुसार यदि उतनी बड़ी सेना को साधारणतः वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में
कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सके, इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम की। जबकि अमीर खुसरो कहते हैं जन कल्याण के लिए उसने बाजार व्यवस्था लागू किया था। किसके लिए? जन कल्याण के लिए। तो अगर पूछे जन कल्याण के लिए उसने बाजार व्यवस्था लागू किया, इसका साक्ष्य कौन देता है? तो अमीर खुसरो कहते हैं। और सेना रखने के लिए उसने बाजार नियंत्रण किया, तो उसका जो होगा वह होगा आपका बर्नी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 53 है, निम्नलिखित इतिहासकारों में किसने मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है? सही उत्तर का आप चयन करें। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों का सर्वाधिक विवरण दिया है। खजाइन उल फुतूह, आप तैयार रखिएगा, किसकी रचना है? अमीर खुसरो की, जिसे तारीख अलाई के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के 15 वर्षों का चाटुकारितापूर्ण विवरण है। इसी पुस्तक में मलिक काफूर के दक्कन अभियानों का आंखों देखा विवरण देखने को मिलता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 54 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मुझे सरा की चिंता नहीं है? सही उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। और वह खुद व्याख्या करते हुए अपनी नीति से के विषय में कहता है, मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। तो यह बात आप याद रखिएगा कि जो यह था अलाउद्दीन खिलजी, यह कभी भी खलीफा को दिल्ली के राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया और उलेमा वर्ग को भी अलग रखा। आइए प्रश्न संख्या 55 को देखें। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है, इसका अगर एक प्रश्न ये भी पूछता है इक्ता प्रणाली का शुरुआत, तो इल्तुतमिश, और इसे बंद किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता को बंद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन के बदले इक्ता प्रथा को बंद कर दिया। अपने शासनकाल के उन सभी व्यक्तियों की भूमि छीन ली जिसे वे मिल्क यानी कि राज्य द्वारा दी गई होती थी और वक्फ जो धर्मार्थ से प्राप्त हुई थी, सबको लेकर खालसा भूमि में परिवर्तित करा दिया। प्रश्न संख्या 56 है, सर्वप्रथम मध्यकालीन भारतीय शासक में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सांकेतिक मुद्रा, दिल्ली सल्तनत में 2 सुल्तान जो हैं मुद्रा की बात करते हैं, मुद्रा में सुधार करते हैं। पहला इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश सांकेतिक मुद्रा नहीं चलाया, वह चांदी का टंका और वह था तांबे का जीतल चलाया। लेकिन जब सांकेतिक मुद्रा की बात आएगी वहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक जब वैश्विक चांदी की कमी हो गई थी उस समय उसने, जबकि इसके पहले चीन में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, तो इसने भी किया लेकिन वह असफल रहा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या, और यहाँ दिया हुआ है कि स्वर्ण सिक्कों को दिनार की संज्ञा दिया है। कौन दिया है? इब्न बतूता ने दिया है। प्रश्न संख्या 57 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित किया था? सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के विभिन्न जनहितकारी कदम उठाया था। उसने सरायों का निर्माण करवाया था, दासों की देखरेख के लिए दीवान बंदगान नामक विभाग का गठन किया और दान लंगर भी स्थापित किया। फिरोज शाह तुगलक हक ए सर्व
नामक सिंचाई कर को भी जनता पर लगाया व नहरों का भी विशेष तौर से निर्माण करवाया। आइए प्रश्न संख्या 58 को देखते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया? तो सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। उसके द्वारा बसाए गए नगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसे तैयार कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने जो बसाए गए नगर थे फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार। कौन कौन? फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार। कौन कौन? तो आप इसे तैयार रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 59 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देख लीजिए यहाँ पे जो सही उत्तर इसका होगा ताजुल मासीर, अभी पहले आप पढ़े हैं, हसन निजामी। ताजुल मासीर हसन निजामी की पुस्तक है। जो उसके बाद फतवा है जहादारी, यह आप जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। तुगलकनामा अमीर खुसरो की है। फुतुह सलातीन इसामी की है। आइए इसके सही मिलान को देख लेते हैं। ताजुल मासीर हसन निजामी, फतवा जहादारी जियाउद्दीन बर्नी, तुगलकनामा अमीर खुसरो, फुतुह सलातीन इसामी। तो आप इसे तैयार करिए, इसमें से 2 पुस्तकों का नाम आपको मिलना ही मिलना है। आइए अगले प्रश्न को देखें और आज का लास्ट 60वां प्रश्न है। टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मैं 60 क्वेश्चन का आपको आज करा रहा हूं और 60 क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, क्योंकि समय अधिक हो जा रहा है, आपका मन इसमें नहीं लगेगा। तो आइए अगले प्रश्न जो 60वां है उसको देखते हैं। जो 60 नंबर प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सल्तनत के विभिन्न हिस्सों में गुप्तचर नियुक्त किए, उन्हें कहा जाता था। सही उत्तर का आप चयन करें। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, वरीद। आइए इसकी व्याख्या को देखें। सल्तनत काल में गुप्तचरों को वरीद और गुप्तचर विभाग के प्रमुख को वरीद मुमालिक कहा जाता था। और अमीर आखूर जो होता था वह अश्वशाला का प्रधान था। क्या था? अश्वशाला का प्रधान कौन था? तो अमीर आखूर। तो मित्रों, आज इस जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, जो साल 2015 के प्रश्न का इतिहास विषय का है। इसके बाद इसके जो और अन्य प्रश्न छूटे हैं 61 से लेकर 120 तक देखेंगे और आप लोगों को परीक्षा तक पूरा प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। आपको प्रैक्टिस सेट और संभावित प्रश्नों की सीरीज भी दी जाएगी जल्द से जल्द। तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ नमस्कार।